अपनी बैच कौन थी? जावा बैच जुलाई थी ना? ठीक है, करें स्टार्ट फिर अपन। उधर से देख लो, लाइट अगर बंद करना हो तो बंद कर देना यार उधर से। अगर दिख रहा है तो देख लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर अपन। तो अगर अपन बात करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने जो कंसेप्ट डिस्कस किया था वो स्ट्रिंग का कंसेप्ट डिस्कस किया था, है ना। स्ट्रिंग होता क्या है वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, है ना, थोड़ा सा शॉर्ट में मैं बता देता हूँ एक बार, क्योंकि आज हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल स्टार्ट करना था स्ट्रिंग के, राइट। तो अगर अपन स्ट्रिंग की बात करें कि स्ट्रिंग मतलब बेसिकली होता क्या है, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि स्ट्रिंग मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। अब ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब होता क्या है, तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जैसे आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा होगा, आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा, है ना। और वही चीज अपन जावा में भी देखते हैं कि जहाँ पे मेरे पास में एक इंडिविजुअल अगर कैरेक्टर आता है, एक इंडिविजुअल मैंने लिखा ए बी सी डी अल्फाबेट लिखा इंडिविजुअल, या सिंगल कोट्स में मैंने नंबर लिखा, सिंगल कोट्स में मैंने स्पेशल सिंबल लिखा, है ना, कुछ भी मैंने लिखा है, तो वो एक सिंगल कैरेक्टर कंसिडर होता है। बट वहीं अगर अपन बात करें कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, मैंने बोला ए एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन मैंने बोल दिया ए बी सी, तो ये सीक्वेंस हो गया किसका? आपके कैरेक्टर्स का, तो ये क्या कंसिडर होगी? आपकी स्ट्रिंग कंसिडर होगी। तो स्ट्रिंग इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? सीक्वेंस होता है। किसका सीक्वेंस होता है? आपके कैरेक्टर्स का सीक्वेंस होता है। क्लियर है यहाँ तक? फिर अगर अपन बात करें जावा की, तो जावा के केस में आप सिंपली ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रिंग्स आर ऑब्जेक्ट इन जावा। स्ट्रिंग आपकी जावा के अंदर क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। एंड देयर आर टू वेज टू डिफाइन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, है ना। जावा के अंदर स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज बाय स्ट्रिंग लिटरल एंड सेकंड वन इज बाय न्यू कीवर्ड, है ना। वैसे मैंने बेसिकली आपको थ्योरी बताई थी, है ना, राइट। अगर अपन बात करें, मैं एक बार आपके सामने पीपीटी ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर अपन बात करें यहाँ पर, मैं पीपीटी ओपन करता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था, है ना, स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, लेकिन जावा में स्ट्रिंग क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बाय डिफॉल्ट जावा डॉट लैन डॉट स्ट्रिंग क्लास इज यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, है ना। लैन पैकेज इज द डिफॉल्ट पैकेज इन जावा, ठीक है, जिसके अंदर सिस्टम नाम की क्लास होती है, ऑब्जेक्ट नाम की क्लास होती है, स्ट्रिंग नाम की क्लास होती है। फिर उसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, है ना। इम्यूटेबल मतलब अनचेंजेबल, है ना, जो कि चेंज नहीं होती है। जैसे आपने बोला है स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू हेलो, तो अब अगर आपने s2 इक्वल्स टू वेलकम लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो S1 के अंदर पहले हेलो था और अब S1 के अंदर वेलकम आ गया है, ऐसा नहीं है। अब वो जो S1 है वो किसी दूसरी मेमोरी को पॉइंट आउट करने लग गया है विद एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, मतलब कि जो पहले वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? हेलो को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन बाद में जब आपने S1 के अंदर वेलकम लिखा है तो वो नई मेमोरी को अलोकेट करने लगा है, और वो हेलो वैसा का वैसा ही है। इसलिए अपन उसको बोलते हैं कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स आर अनचेंजेबल, है ना। इसलिए वो स्ट्रिंग अनचेंजेबल कहलाती है, इम्यूटेबल कहलाती है, जिसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। ये हमने हमारे प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था, है ना। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो दो तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रिंग लिटरल और दूसरा तरीका क्या होता है? आपका न्यू कीवर्ड। अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल के केस में, तो आप डायरेक्टली लिखते हो, है ना, डायरेक्टली आपने लिख दिया स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू वेलकम, आपने लिख दिया है ना। और इसके अलावा आप यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जब आप स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू वेलकम लिख रहे हैं, तो इसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में एलोकेट होती है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में एलोकेट होती है मतलब कैसे? कि आपने देखा होगा कि जो मेमोरी सेगमेंट होता है, जो मेमोरी जहाँ पे एलोकेट होती है, तो उसमें सबसे पहले आता है एक हीप। उस हीप के अंदर क्या होता है? दो एरिया होते हैं, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल और एक नॉन पुल एरिया, है ना। एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल होता है और एक नॉन पुल एरिया होता है। तो जो स्ट्रिंग लिटरल है उसको जो मेमोरी एलोकेट होती है वो कहाँ पर एलोकेट होती है? आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल में एलोकेट होती है, और रिमेनिंग बचा हुआ जो एरिया होता है वो नॉन पुल एरिया कंसिडर होता है।
वहीं अगर अपन बात करें, जैसे कि आपको डायग्राम बता रहा है ना, ये S1 S2 देके रखा है, ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये हीप है और उसके अंदर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है जहां पर आपकी मेमोरी एलोकेट हो रही है ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में, है ना। लास्ट क्लास में थोड़ा सा ज्यादा ही टाइम दिया था मैंने ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए लास्ट सेशन में। तो अभी सिर्फ एक ओवरव्यू में दे रहा हूँ, बाकी तो अपन प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर होते जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर न्यू कीवर्ड की अगर अपन बात करें तो न्यू कीवर्ड आपके दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, एक आपके नॉन पूल एरिया में बोले तो हीप के अंदर और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बाहर, और एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, और एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करता है जो कि स्टैक में जाके आपका क्या होता है, सेट होता है, जो कि रेफर करता है किसको, उस ऑब्जेक्ट को जो कि कहाँ क्रिएट होता है, नॉन पूल एरिया में क्रिएट होता है। क्लियर है। तो ऐसी कुछ फंक्शनलिटी आपने देखी थी, और इसके बाद में फिर मैंने आपको कंपैरिजन बताया था कि अगर मुझे दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो देयर आर थ्री वेज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग। फर्स्ट वन इज बाय इक्वल्स मेथड, सेकंड वन इज बाय डबल इक्वल्स टू, एंड थर्ड वन इज बाय कंपेयर टू मेथड। Equals method simply compare the content of your string, double equals to method simply compare the reference, है ना, लिखा है ना। The double equals to operator compares if both objects points to the same memory location or not. Operator compares reference not value, ये आपके reference को compare करने का काम करता है। और कंपेयर टू मेथड क्या करती है, आस्की वैल्यू के बेसिस पे कंपैरिजन को परफॉर्म करने का काम करती है, ठीक है। ये सिर्फ इनिशियली है ना, ये थ्योरी हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी, वो मैंने आपको बताई है। अब इसको अपन प्रैक्टिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट कर देखते हैं, इसके एग्जांपल्स फ्रेम कर अपन देखते हैं, है ना, कि कैसे क्या इसके एग्जांपल्स यहाँ पर बनेंगे। अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले अपन एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं बाय द नेम demo1.java, ठीक है। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में अपन करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। यहाँ आने के बाद मैंने लिखा है प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ क्या, स्ट्रिंग, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्लास, क्लास मैंने लिखा है यहाँ पर डेमो1। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने लिखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अपन यहाँ पर आ गए हैं, मैंने लिखा है स्ट्रिंग args। इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये तो एक बेसिक सिंटेक्स मैंने लिखा है। बेसिक सिंटेक्स में आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, सिंपली आप यहाँ पे क्लास का नाम लिखते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, स्ट्रिंग args आपने यहाँ पर ऐसा कुछ मेंशन किया है, राइट। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर सिंपली आकर सबसे पहले तो लिखेंगे क्या, स्ट्रिंग, आपने लिखा है s1 इक्वल्स टू, आपने लिखा है यहाँ पर क्या, हेलो, ठीक है। तो ये कौन सा तरीका है, बाय स्ट्रिंग लिटरल, हाँ, आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है बाय स्ट्रिंग लिटरल मेथड। अब ये स्ट्रिंग लिटरल मेथड क्या होती है, तो स्ट्रिंग लिटरल मेथड ये होती है कि आपने यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा, बोले तो आपने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन किया, वेरिएबल का नाम रखा आपने s1। ये जो वेरिएबल का नाम रखा है आपने s1, ये वेरिएबल s1 किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। अब ये स्ट्रिंग टाइप का है तो अब ये क्या होल्ड करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू होल्ड करेगा। तो आपने जो डबल कोट्स में लिखा है इसको बोलते हैं बाय लिटरल मेथड। ये लिटरल है, लिटरल मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब आपने टोकन्स पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया होगा कांस्टेंट, कांस्टेंट को अपन लिटरल बोलते हैं, कांस्टेंट को अपन क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। तो अब आप खुद देखिए ना कि मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो यूजर लिख दिया, मतलब ये हेलो यूजर ही है ना, ये फिक्स कर दिया ना मैंने, हाँ है ना। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं कि मैंने लिखा यहाँ पर x, अब इस x की वैल्यू बताओ, तो अब जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इन सबसे मैं पूछूंगा कि बताओ x पर क्या आएगा, तो सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, मतलब वो सबके आंसर डिफर करेंगे, डिफरेंट हो सकते हैं, वेरी करेंगे, तो वो कहलाता है वेरिएबल। लेकिन अब अगर मैंने यहाँ पर ऐसा बोल दिया है क्या कि यहाँ पर आएगा क्या आपके पास में, तो मैंने यहाँ पर बोल दिया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऐसा। अब जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं मैं सबसे पूछूंगा कि अब बताओ ये S1 के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप सभी क्या बोलेंगे, हेलो यूजर। मतलब सबकी सेम वैल्यू रहेगी, सबकी सेम वैल्यू रहेगी मतलब फिक्स वैल्यू रहेगी, मतलब आपका कांस्टेंट रहेगा, तो वो उसी को अपन क्या बोलते हैं, लिटरल। लिटरल मतलब ही क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आपका एक क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अगर हम यहाँ पे नीचे आके s1 इक्वल्स टू अगर हमने यहाँ पर वेलकम लिख दिया, तो आपने ऐसा वेलकम लिख दिया तो डेफिनेटली s1 के अंदर वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप s1 को प्रिंट करवाएंगे तो वो वेलकम ही प्रिंट करेगा। तो आपका फिर दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि फिर अभी तो आप बोल रहे हो कि वो कांस्टेंट है और अब आप बोल रहे हो कि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो एक ही चीज की, एक ही वेरिएबल की आपकी वैल्यू चेंज और कांस्टेंट कैसे हो सकती है। तो इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा आप समझे, इसके पीछे का मेन लॉजिक ये है कि अब जब मैंने यहाँ पर बोला कि मेरे पास में यहाँ पर क्या देके रखा हुआ है, ये एक हीप एरिया देके रखा हुआ है, ये क्या देके रखा हुआ है यहाँ पर आपको, हीप एरिया देके रखा हुआ है, राइट। अब अगर ये हीप एरिया देके रखा हुआ है अगर आपको यहाँ पर, और यहाँ पर आकर आपने क्या किया है, तो आपने यहाँ पर आकर सिंपली लिखा है S1, आपने यहाँ पे क्या लिखा है
S1 लिखा है, राइट। अब मैंने बोला कि ये जो S1 देके रखा हुआ है ना, तो इस S1 के अंदर मैंने क्या सेट किया, तो मैंने बोला कि यार ये S1 के अंदर अपन लिखते हैं यहाँ पर क्या, हेलो, है ना। S1 के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पर हेलो लिखा है। अब S1 के अंदर मैंने अगर हेलो लिखा है तो यहाँ पर मेरे को मेमोरी क्या एलोकेट हो जाएगी, तो यहाँ पर मेरे को ये हेलो के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? अब मैंने क्या बोला, मैंने यहाँ पर फिर से लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पर S2, ठीक है। अब S2 के केस में मैंने बोला कि अब यहाँ पर क्या होगा, या S2 नहीं, अपन S1 की ही बात करें यहाँ पर अगर इनिशियली अभी, तो मैंने बोला कि ये तो चलो ठीक है हेलो हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पर S1, और S1 में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेलकम। तो अब इस केस में क्या होगा, तो अब इस केस में एक तरफ आप बोल रहे हैं कि ये इम्यूटेबल है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि अगर S1 मैंने वेलकम लिख दिया है तो मैं S1 को प्रिंट करवाऊंगा तो वेलकम ही प्रिंट होगा। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप S1 के अंदर वेलकम लिखेंगे तो यहाँ पर, है ना, आपका ये जो कनेक्शन है, ये यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ये कनेक्शन ब्रेक होने के बाद में ये जो S1 के अंदर ये जो वेलकम जा रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर मेमोरी में क्या होगा, वेलकम सेट होगा, और ये जो S1 है अब इस वेलकम को पॉइंट आउट करने लग जाएगा, यहाँ पर इस हेलो को छोड़ देगा। तो इससे क्या हुआ, इससे सिंपली ये हुआ कि जहां पर आपने ये हेलो को डिफाइन किया था, तो इसकी मेमोरी तो वैसे की वैसी सेटेड है, इसमें कोई चेंज हुआ क्या, नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसलिए इसको बोलते हैं स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, कि अगर एक बार उसकी वैल्यू को सेट कर दी है तो आप उसको वापस से चेंज नहीं कर सकते। तो वो वैसा का वैसा ही रह गया, और ये S1 अब दूसरे मेमोरी लोकेशन को क्या करने लग गया है, यहाँ पर पॉइंट आउट करने लगा है। क्लियर है क्या यहाँ तक, ये समझ में आया? तो ये ऐसा कुछ देकर रखा हुआ है। अब ऐसा क्यों बोला गया है कि स्ट्रिंग को अपन चेंज नहीं कर सकते, इसलिए चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास में S2 आया, और S2 के अंदर क्या देके रखा हुआ है, वेलकम देके रखा हुआ है। अब S2 के अंदर अगर मेरे पास में वेलकम आया है तो अब यहाँ पर अपन आएंगे S2। अब यहाँ पर ये JVM क्या करता है, JVM ये आपका जो देके रखा है हीप के अंदर, ये जितना भी एरिया है ना, हीप के अंदर ये जितना भी ये जो एरिया है, इसको अपन बोलते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, है ना। ये क्या है आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल। तो अब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो अब ये जो S2 में वेलकम आया है ना, तो अब यहाँ पर JVM ये देखता है कि क्या ऑलरेडी उस स्ट्रिंग कांस्टेंट पुल, है ना, SCP के अंदर वेलकम है क्या। तो जब वो सर्च करेगा तो हाँ उसको यहाँ पर ये वेलकम तो मिल गया है। अगर उसको यहाँ पे मिल गया है तो उस केस में इस S2 के अंदर ये जो पुल आपका है, पुल का जो इंस्टांस है ना, इंस्टांस ऑफ द पुल इज गोइंग टू बी रिटर्न, और यहाँ पर इस S2 में उस पुल का इंस्टांस रिटर्न हो जाएगा, और ये S2 भी उस स्पेसिफिक वेलकम को ही रिप्रेजेंट करेगी जो ऑलरेडी पहले एलोकेटेड था। क्लियर है?